तो हम अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वाला पढ़ा था सीवन कर्म। सीवन कर्म का जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है सूचरिंग, जिसको आप सभी अच्छे से जानते हो। जनरली हम सुनते भी हैं सूचरिंग, सीवन, इसके बारे में। तो सीवन कर्म की ही डिटेलिंग आपको पढ़नी है, बाकी की नहीं पढ़नी है। तो इसको मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है सूचरिंग से। तो हम सूचरिंग पढ़ने वाले हैं। सूचरिंग क्या है? इट इज अ सर्जिकल टेक्निक यूज्ड टू होल्ड बॉडी टिश्यूज टुगेदर आफ्टर एन इंजरी एंड सर्जरी। मतलब क्या है, मान लीजिए किसी को जो है किसी को एक्सीडेंटल इंजरी हुई, ठीक है। उसमें क्या है, मान लीजिए उसका है जैसे पैर है, वो कट लग गया उसमें, ठीक है। पैर में कट लग गया तो उस वहाँ की मसल्स हैं वो बाहर आ रही हैं, इनकेस मान के चलिए, है ना, डीप कट लग गया थोड़ा। तो आपको जो कट लगा है, जैसे ये कोई है, यहाँ पे क्या है, ये उसका पैर है, यहाँ पे कट लगा है, इतना डीप कट लगा है। तो हमें क्या करना है, हमें इन टिश्यूज को, इन दो किनारों को, इन एजेस को नजदीक लाके इसके अंदर से जो भी मटेरियल आउट हो रहा है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करके वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, सिलना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, जो वुंड बना है वो जल्दी से क्या हो जाए, हील हो जाए। तो इट इज अ सर्जिकल टेक्निक यूज टू होल्ड बॉडी टिश्यूज टुगेदर आफ्टर एन इंजरी। कोई भी इंजरी या सर्जरी के बाद, हम कोई सर्जरी भी करते हैं तो सर्जरी के बाद, सर्जरी करने के बाद उसको खुला थोड़ी छोड़ देते हैं, उसको पैक करते हैं, उसकी सूचरिंग करते हैं। तो चाहे इंजरी हुई हो, चाहे किसी सर्जरी के बाद जो भी बॉडी टिश्यूज में आपने काम किया, उनको ठीक किया, या फिर उनमें कोई ट्यूमर था, कोई फाइब्रॉइड था, उसको बाहर निकाला, तो बाहर निकाल के उसको वापस से शिफ्ट करने के लिए जो ऑर्गन था, जो भी वेन थी, जो भी था, मसल था, कुछ भी था, उसको वापस उसी जगह पर सेट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सूचरिंग करनी पड़ेगी। सूचरिंग हमेशा निडल और थ्रेड की हेल्प से ही की जाएगी। सूचर की डेफिनेशन क्या है? सूचर एक टाइप का थ्रेड होता है, ऐसे एक पतला सा एक लिनन का एक धागा होता है, जो कि अपोजिशन की दो सरफेस व टिश्यू को जोड़ने का काम करता है। इस धागे में हम इस धागे को आप सुई में पिरोगे, तभी तो आप जो कोई भी टिश्यू या कोई भी जो है, चाहे क्लॉथ हो, कुछ भी हो, उसको जोड़ पाओगे, ठीक है। तो ये सूचर की डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर मटेरियल, बहुत ज्यादा डिटेल मत पढ़िएगा, जहाँ पे इतना लिखा हुआ है इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस आपको केवल नाम याद रखना है। इनका क्लासिफिकेशन और मटेरियल के बेस पे क्या किया गया है। हमारे पास दो टाइप के जो धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं या सूचर होते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्बेबल और एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। या कहीं इसका दूसरा टाइप भी देखे तो एक होते हैं नेचुरल सूचर्स, दूसरे होते हैं सिंथेटिक। तो केवल आपको नाम याद रखने हैं। एब्जॉर्बल यानी कि जैसे ही आप उनको जो है सूचरिंग करोगे, तो कुछ टाइम बाद ये क्या होता है, जो भी धागा है, थ्रेड यूज किया है, ये थोड़े टाइम बाद ही अपने आप क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब इसको कट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वहां से अलग हो जाता है। ये कौन से होते हैं? पीडीएस जो है, हम आगे पढ़ेंगे, इनको थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ना है। वो होते हैं एब्जॉर्बल। नॉन एब्जॉर्बेबल कौन से होते हैं? ये परमानेंट रहते हैं, मतलब एक बार आपने इनको लगा दिया, जैसे मान लो हार्ट की सर्जरी हुई है कोई भी, है ना, तो वहां पे आप जब भी हार्ट को अंदर की जो उनकी आर्टरी वगैरह है, वेन वगैरह है, उनको पैक करोगे, तो उनमें जो परमानेंट सूचर रहते हैं वो रहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। ये होते हैं सिल्क के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, या नाइलॉन के बने होते हैं। मान लो कोई बोन है वो ब्रेक हो गई, तो उसको जोड़ने के लिए हम स्टेनलेस स्टील के सूचर का यूज करेंगे। तो ये कैसे होते हैं? ये डाइजेशन नहीं होगा इनका बॉडी में, ना ही इनका एब्जॉर्प्शन होगा। जैसा आपने सूचरिंग की वैसा ये हमेशा लाइफ टाइम बने ही रहते हैं। फिर आते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो कि ओरिजिन में कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल, जैसे क्रोनिक कटगेट हो गया, कॉटन है, कॉटन भी हमें प्लांट से मिलती है, लिनन है। सिंथेटिक में हम फॉर्मेशन करते हैं जिनका फैक्ट्रीज के अंदर, जैसे नाइलॉन हो गया, मोनोक्राइल हो गया। इसमें क्या है, अगर हम सिंथेटिक थ्रेड का या सूचर का यूज करते हैं तो इनसे जो ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं वो मिनिमल होते हैं, और इन्फेक्शन के चांसेस भी मिनिमम होते हैं, क्योंकि इनको फुल हाइजेनिक एनवायरनमेंट में क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। और ये जो होते हैं सिंथेटिक है, ओरिजिनेट नहीं है, तो इनमें कोई बैक्टीरिया वायरस जो है वो सर्वाइव भी नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल, जिसमें मैंने आपको एक पीडीएस बताया था।
पॉली डाइऑक्सिनेन सूचर, एब्जॉर्बेबल सूचर कहते हैं इनको। और इनका जैसे मान लीजिए कटगेट सूचर का आप यूज कर रहे हो बायोलॉजिकल में, तो इनमें जो नोट बांधते हैं, जो गांठ बांधते हैं, वो बहुत पुअर बांधनी होती है और 5 से 7 दिन तक ये वुंड को हील कर देगा, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। वाइक्राइल जो होता है, गुड नोट बनती है इसकी, अच्छी नोट बनती है, 30 दिन तक करता है। ये सब मत पढ़िएगा, फिजूल में एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल मत पढ़िएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और ना ही इतना याद रखा जाएगा, आपको केवल नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, तो वो है आइडियल सूचर। आइडियल सूचर कैसे होते हैं? एक तो जो डायामीटर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से धागा जो है पतला है, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा मोटा हो गया। एक जैसा डायामीटर रहना चाहिए, यूनिफॉर्म डायामीटर रहना चाहिए। नोट जब भी आपने अगर बांधी है तो ऐसा नहीं है कि वो खुल जाए थोड़े टाइम बाद। नोट की सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि एक बार लगा दी तो खुले नहीं। टिश्यू रिएक्शन, क्योंकि सूचर आपको ऐसा भी यूज नहीं कर रहा है, मान लीजिए आप जो है जो आर्म के लिए या शोल्डर के लिए यूज कर रहे हो और पता चले जो सूचर आपने कोई भी यूज किया है, चाहे नायलॉन किया हो, चाहे कटगेट यूज किया हो, कोई भी यूज किया हो, और ये जाके टिश्यू में रिएक्शन कर रहा हो, तो वहां पे इन्फेक्शन और जो है इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए आइडियल सूचर वो होता है जो टिश्यू रिएक्शन कम से कम करे या बिल्कुल ना करे, ठीक है। इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मीडियम ये प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। नॉन एलर्जिक होने चाहिए, नॉन कार्सिनोजेनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्जरी की, सूचर लगाया और वैसे तो अच्छा खासा था इंसान, सूचर लगाते ही उसका सेवन किया आपने और उसको कैंसर हो गया, तो नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए। स्टेराइल विद आउट अल्टरेशन, ठीक है, मतलब अल्टरेशन के बिना ही ये स्टेराइल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है थ्रेड को अलग से स्टरलाइज कर रहे हो रख के, बिना जो है स्टरलाइजेशन के या बिना किसी अल्टरेशन के ही ये कैसे रहना चाहिए, स्टेराइल रहना चाहिए, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल, चाहे जहाँ मिल जाए, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ज़्यादा महंगे होंगे तो हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो जो है बहुत महंगे नहीं होने चाहिए और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। फिर आता है मेथड ऑफ सूचरिंग, जो हमने वैली तक गोफड़का, रिजु ग्रंथि ये सब पढ़ा था ना, उनका टाइप है। तो मेथड ऑफ सूचरिंग में पहला आता है कंटिन्यूअस सूचर। कंटिन्यूअस सूचर को हम वैली तक सूचर कहते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ये किस में किया जाता है, बस इतना याद रखना है, ये विजिबल वुंड में, जैसे विजिबल वुंड है, जैसे स्किन में चोट लगी, वहां पे आपको सूचरिंग करनी है, तो वहां हम कौन से टाइप की सूचर करते हैं? कंटिन्यूअस, यानी कि ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस जो है बिना गैप के, ओवरलैपिंग के थ्रू इसको करते जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग वुंड में ये सूचर किया जाता है, मान लीजिए बहुत गहरा या डीप कट या लॉन्ग कट लगा, उसमें हम इसको प्रेफर करेंगे। यदि सूचर मटेरियल है वो ब्रेक हो जाए, जैसे आपने जो भी धागा थ्रेड यूज किया ये बीच में से ब्रेक हो गया, तो इसमें जो कंटिन्यूअस सूचरिंग है उसमें रिस्क बढ़ जाता है। कंटिन्यूअस सूचर के अंदर अगर आप जो भी सूचर यूज कर रहे हो, लॉन्ग वुंड में करते हो इसको यूज, और वहां सूचर मटेरियल अगर ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हम ये सूचरिंग किस में कर रहे हैं? लॉन्ग वुंड में। तो बहुत लंबा वुंड है, वहां आप कंटिन्यूअस करते जा रहे हो, तो वहां इसके ब्रेक होने के चांसेस क्या रहते हैं? हाईली रहते हैं। फिर आता है इंटरप्टेड सूचर। इंटरप्टेड सूचर को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिजु ग्रंथि से कोरिलेट किया गया है। सबसे ज्यादा जो सूचरिंग है वो इसी मेथड से की जाती है। सूचर जो है, इसमें जो भी धागा है, थ्रेड यूज करते हो, वो इजीली वुंड पर प्लेस हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेथनिंग इसकी होती है। इस तरीके से किया जाता है, मतलब हर की अलग नोट बांधी जाती है, जैसे यहाँ पे किया, फिर नोट बांधी, फिर नोट बांधी, ऐसे करके अलग अलग नोट बांधी जाती है। इसीलिए ये जो है इसका जो थ्रेड है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, हाईली स्ट्रेंथ होता है, बहुत मजबूत होता है, आसानी से ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, और अलग अलग इसकी नोट बांधी जाती है। फिर आता है मेट्रेस सूचर, जिसको गोफणिका से कोरिलेट किया गया है। जो मेट्रेस सूचर है उसमें हम नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील है, सॉरी, इनका यूज करते हैं, और ये इनको 10 से 14 दिन में फिर रिमूव कर दिया जाता है। फिर आता है सब क्यूटिकलर, जिसको सॉरी, जिसको तुन्न सेवनी से कोरिलेट किया गया है। तो इंट्राडर्मल कोई भी इंजरी होती है तो इंट्राडर्मल, और उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल नहीं, हॉरिजॉन्टल इसको प्लेस किया जाता है। और क्या है, और ये लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो केवल इतना इतना याद रखिएगा,
और मेन तो आपको मेथड पता रखना है कि 4 मेथड है हमारे पास, एक कंटीन्यूअस है, एक इंटरप्टेड है, एक मैट्रेस है और एक सब क्यूटिकुलर है, ठीक है। अब थोड़ा-सा देख लेना, कोई नहीं पूछेगा। जैसे फेस पे आप सूचरिंग करते हो, तो फेस पे अगर सीवन कर्म किया है, सूचरिंग की है, तो उसे 3 से 4 दिन बाद रिमूव करना होता है। स्कैल्प पे किया है तो 6 से 8 दिन में रिमूव करते हैं। चेस्ट, एब्डोमेन, पेनिस पे किया है तो 8 से 10 दिन में। ईयर या हैंड पे सूचरिंग की गई है तो 10 से 14 दिन में हील हो जाता है और सूचर को आप कट कर सकते हो। बैक पे या एक्सट्रीमिटीज पे या फुट पे आपने किया है तो 12 से 14 दिन में आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। फिर तो ये एक्सीजन इंसीजन की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी गई है, देख लेते हैं चलिए। सर्जिकल एक्सीजन क्या होता है? इट इज द रिमूवल ऑफ टिश्यू और ऑर्गन यूजिंग अ शार्प स्काल्पल और कटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हिस्टेरेक्टोमी में हम यूट्रस को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं कट करके, उसके जितने भी लिगामेंट या मसल्स हैं उनके अटैचमेंट से अलग करके यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन